हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र की पुस्तक का जो सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, साइंस को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और पॉलिटी को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स है ना ज्योग्राफी को देख रहे थे, जिसमें हम लोग भारत का भूगोल को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स आज नया सेशन विश्व का भूगोल स्टार्ट करेंगे। ठीक फ्रेंड, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विश्व का भूगोल मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लोग पहला वीडियो देखेंगे ब्रह्मांड से रिलेटेड। ब्रह्मांड से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो घटना चक्र की पुस्तक में है, उस पे सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो फ्रेंड्स, महाविस्फोट सिद्धांत जो वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो लेमेंतेयर ने वर्ष 1927 ईस्वी में किया, जिसे वर्ष 1949 ईस्वी में फ्रेड होयल ने बिग बैंग का नाम दिया। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग का सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उद्गम की व्याख्या करता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है वो ए वेगनर है ना, ए वेगनर के द्वारा जो है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया गया है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत एल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। देखिए फ्रेंड, पृथ्वी था पहले, ठीक है, और ये स्थल था। तो ये स्थल भाग को फिर वो पेंजिया कहा गया और ये पानी वाला भाग को फिर वो पेंथालसा कहा गया। ठीक है, तो फिर ये पानी वाला भाग को पेंथालसा कहा गया और स्थल भाग को पेंजिया कहा गया। पेंजिया का विभाजन होता है फ्रेंड्स, है ना। तो इसी का सिद्धांत जो वो ए वेगनर ने दिया, जिसे महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत कहते हैं। और यही पेंजिया का विखंडन से फिर वो आज जो आप महाद्वीप देखते हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, साउथ नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो पेंजिया से ही विखंडित होकर बना है। ठीक फ्रेंड्स, अब ध्यान रखेंगे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा जिसे मिल्की वे कहते हैं वर्गीकृत की गई है। तो फिर मिल्की वे जो है वो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकाश गंगा मतलब मिल्की वे को वर्गीकृत किया गया है। गैलेक्सी अनेक अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है। खगोलीय गैलेक्सी को मुख्य तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है। अंडाकार, ठीक है, उसके बाद सर्पिलाकार, अंडाकार मतलब इलिप्टिकल है ना, सर्पिल है ना, सर्पिलाकार, ठीक है, और अनियमित आकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो फिर हमारी आकाश गंगा को सूर्य की परिक्रमा करने में वो 25 करोड़ वर्ष लगता है और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगता है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तारे का रंग सूचक है। तो फ्रेंड्स, तारे का रंग जो है वो सूचक होता है उसके ताप का। ठीक है, तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। विभिन्न रंग की तारों का ताप जो है वो अलग अलग होता है, जैसे नीला है ना, नीला सफेद, सफेद है ना, पीत नारंगी लाल है ना, इस टाइप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होती है वह कहलाती है। तो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। देखिए, भारतीय भूगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1931 ईस्वी में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण कृष्ण वीवर या श्यान वीवर के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्याम वीवर होता है। तो फ्रेंड्स, श्याम वीवर जो है वो सिमट गया तारा जो है वो श्याम वीवर होता है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है। तो तारे के कारण घटित होने वाली आकाशीय परिघटना जो वो कृष्ण वीवर है। कृष्ण वीवर कहे या श्यान वीवर कहे या ब्लैक होल कहे। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत मतलब ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, तो एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम जो वो एस चंद्रशेखर जो है वो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिसमें कथन ये करा है, कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। तो जो बिल्कुल सही है। कृष्ण छिद्र पर मतलब ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है ब्लैक होल के बारे में और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका, तो इस गुण का कारण होता है इसका बहुत उच्च घनत्व होता है ब्लैक होल का, जिस वजह से उसे रोशनी पार नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा है। तो फ्रेंड, सुपरनोवा क्या होता है, एक मित्र प्राय तारा जो है वो सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा जो है मृत्यु की दिशा को प्राप्त होता है। अतः सुपरनोवा एक क्या है, तो मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं।
तो फ्रेंड्स हमारे अंतरिक्ष में जो वो 88 तारामंडल है। देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जिसे IAU कहते हैं के अनुसार आकाश में कुल जो है 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को जो वो दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। यानी पृथ्वी है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध जो है वो, ये दक्षिणी गोलार्ध जो है इक्वेटर के पीछे वाला नीचे वाला पार्ट, इसी से देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो फिर वो पल्सर जो वो खगोलीय वस्तु है। ठीक है, भंगुर तारा जो वो खगोलीय वस्तु है, बल्कि कृष्ण कृष्ण मास्टर मास्टर जो वो खगोलीय वस्तु नहीं है। कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं बल्कि कृष्ण वीवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है तो ब्रिटल स्टार जो है वो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। देखिए बाकी पल्सर, क्वासर, ब्लैक होल ये जो अंतरिक्ष में पाया जाता है, जबकि ब्रिटल स्टार का संबंध हो एनिमिनिया जगत इकाइनोडर्मेटा संघ तथा डिया ओफियोरिडिया वर्ग से है, जो समुद्री जीव सी स्टार है ना, समुद्री जीव सी स्टार के समान है, न कि अंतरिक्ष का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो फिर वो नक्षत्र कहलाता है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारे का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं तथा जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है, वह है तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरतम तारे की सतह की छाया भेजी, तारे का नाम है, तो फिर वो तारे का नाम है बीटल ग्यूस, है ना, बीटल ग्यूस। देखिए बीटल ग्यूस ओरियन तारे समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्सले ने देखा, किंतु वर्ष 1995 ईस्वी में हब्बल दूरबीन इसका चित्र खींचा। सूर्य के आंतरिक किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था, जो कि ब्यूटल ग्यूस से खींचा गया था। यह दूरबीन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? तो आकाश या काला, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष में जो आकाश काला दिखता है, तारे टिमटिमाते नहीं दिखते हैं, है ना, तारे टिमटिमाते नहीं दिखेंगे, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी की सतह के ताप से कहीं अधिक होता है, तो यही स्टेटमेंट गलत है। देखिए अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश के काले रंग या तारे के टिमटिमाने न दिखाई पड़ने का कारण वायुमंडल हीनता होता है, मतलब वहाँ वायुमंडल नहीं होता, जिस वजह से वो आकाश का रंग काला और तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखेगा। जबकि अंतरिक्ष यान के बाहर जो है वो का तापमान जो है लगभग 2.7 केल्विन होता है, जो पृथ्वी के ताप से बहुत कम है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कहीं अधिक पूछा है ना, कहीं अधिक नहीं कहीं कम होगा, तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत हो गया। बाकी 1 और 2 है ना, ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो फिर प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, अर्थात प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो फिर तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष, है ना। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की एक इकाई है, तो यह दूरी की इकाई है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह वास्तविक होता है, तो वो विषुवत रेखा पर होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा था। ठीक है, उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूरब में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसे ध्रुव तारे की पहचान किया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम जो है वो सुविधाजनक होगा? तो फिर कौन सा मार्ग अपनाएगा? तो फिर वो ध्रुव तारे के बाईं ओर, है ना, ध्रुव तारे के बाईं ओर, ऑप्शन सी। देखिए ध्रुव तारा जो है वो उत्तर की दिशा में चमकता है, अतः उसे जो है पूर्व की ओर जाना है। तो पूर्व इधर हो गया ना, तो अपनी ओर क्या है, तो बाएं ओर घूमेगा फिर वो, तो फिर वो बाएं ओर के लिए ध्रुव तारे की, है ना, अतः पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को जो है अपनी बाएं ओर रखकर, है ना, अपनी बाएं ओर रहेगा, यहाँ से इधर इधर जाएगा तो अपने बाएं ओर रखेगा ध्रुव तारा को, है ना, तो अपना घर पहुंच सकता है। तो फिर वो ध्रुव तारा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है फिर वो सप्तऋषि। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? फिर वो बाइट जो है वो अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। बाइट क्या है ना, कंप्यूटर प्रणाली के 8 द्विआधारिक अंक वाली इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचार में इवेंट इराइजन सिंगुलेटरी शेटरिंग थियरी
और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो फिर यह जो है ब्रह्मांड का प्रेक्षण को बोध के संबंध में आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध के संदर्भ में ये सब समाचार में आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक समाचार का प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो फिर वो मानव समय। मानव समय जो है समाचार का एक प्राकृतिक इकाई नहीं है। मानव समय किसी देश का आधिकारिक प्रमाणिक समय होता है जो किसी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। यह कम देशांतर विस्तार वाले देश में जो है समांतर एक प्रमाणिक मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है, जबकि अधिक देशांतर विस्तार वाले देश में जो एक से अधिक मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। भारत में जो है एक मानक समय है जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से खींची गई, जो इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है। ठीक फ्रेंड्स, ये आप हम लोग फ्रेंड्स सौर मंडल, सौर मंडल से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपकी घटना चक्र की पुस्तक में है, उन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सौर मंडल से रिलेटेड, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो फिर वो सौर मंडल का इनमें से कौन भाग नहीं है? फिर वो निहारिका जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौर मंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं, जिसे ग्रह, बौना ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, है ना फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रह ग्रह, है ना, उल्का पिंड, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है, जबकि निहारिका जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? तो वो कॉपरनिकस ने। ठीक है, वर्ष 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी गई पुस्तक में कॉपरनिकस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। उल्लेखनीय है कि छठी सदी ईस्वी के सिद्धांत भारतीय खगोलविद जो कौन थे, तो वहामिहिर ने इसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और सूर्य और जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये फिर भारतीय, है ना, भारतीय खगोलविद जो थे वहामिहिर, है ना, आप लोग वहामिहिर के नाम से परिचित होंगे, वो 1000 इसकी खोज से फिर वो 1000 वर्ष पहले ही बता दिए थे ना, छठी शताब्दी में उन्होंने ये बात बता दी थी कि सूर्य के चारों ओर जो है वो पृथ्वी परिक्रमा करता है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है। ठीक है, ये बात 1514 ईस्वी में कोपर्निकस ने बताई। वही बहार-मिहिर जो भारत के खगोलविद थे वो छठी शताब्दी में ये बात को बता दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो फिर वो कोपर्निकस जो है वो 1514 ईस्वी में से बताया था। लेकिन बहार-मिहिर जो कि भारत के प्राचीन खगोलविद थे, वो इसमें पश्चिमी छठी शताब्दी में ये बात को बता दिया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा लगा रहा है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा लगा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु नहीं है? यह पॉइंट किसने, तो कोपर्निकस ने बताया था। देखिए, कोपर्निकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु नहीं है। ठीक है, पोलैंड के खगोलशास्त्र एवं गणितज्ञ निकोलस कोपर्निकस इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने कक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थित सूर्य के, हाँ, चतुर्दिक चक्कर लगाते हैं, मतलब दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। केवल इसी से रिलेटेड हम लोग कोपर्निकस, देखिए ऑप्शन तो कोपर्निकस होगा, लेकिन थोड़ा गैलीलियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गिरने वाले पिंड के आधारभूत नियमों का निरूपण किया। इसने तो गैलीलियो ने। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, जर्मनी के खगोलविद, है ना, जोहान्स केपलर ने ग्रहणीय गतियों से संबंधित 3 आधारभूत नियम के जनक हैं। ये तीनों चारों नाम आप ध्यान रखेंगे, क्या क्या किए वो भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो फिर वो निकोलस कोपर्निकस जो वो, है ना, सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह जो वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है वो सघनतम है, तो फिर यही स्टेटमेंट सही है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का मध्य घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। कितना फ्रेंड, तो 5.5 ग्राम सेंट, है ना, ग्राम जो है वो सेंटीमीटर, है ना, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अन्य ग्रहों का घनत्व जो है वो इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे बुध का है वो 5.46 का 5.2 घनत्व है, मंगल ग्रह का 3.9, बृहस्पति का 1.6, शनि का 0.6 सबसे कम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अरुण का 1.2 और वरुण का 1.6, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या, तो फिर ध्यान सुनेंगे, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो वो 9 थी। देखिए, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पूर्व अनुमान के अनुसार 9 थी, जो सूर्य की बढ़ती हुई दूरी के क्रम में देख सकते हैं। जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी क्रम में, तो सूर्य से नजदीक हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर मंगल, मंगल के बाद हो जाता है बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह के बाद शनि ग्रह, शनि के बाद जो है वो अरुण और वरुण, उसके बाद था प्लूटो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्लूटो 9वां था। अब ध्यान सुनेंगे, 2006 के मध्य प्रांत चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, है ना, IAU के 26वें महासंघ की बैठक में प्लूटो को जो ग्रह की श्रेणी से हटाकर
है ना, बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अतः ग्रहों की संख्या नई मान्यता के अनुसार 8 से घटकर कितनी, सॉरी 9 से घटकर 8 हो गई है। ठीक फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखेंगे, प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में कौन से दो ग्रह जो है वो, है ना, मंगल और यूरेनस के बीच है। तो यूरेनस जो है अरुण को बोलते हैं। तो मंगल ग्रह और अरुण के बीच कौन है, तो फिर हम लोग फिर से देख लेते हैं, सूर्य से कौन नजदीक है। तो सूर्य के बाद बुध, शुक्र, मंगल, तो ये मंगल ग्रह बोला है, तो मंगल हो गया। मंगल के बीच का दो ग्रह का नाम पूछ रहा है ना, और यहाँ यूरेनस मतलब अरुण है। तो फिर वो मंगल के बाद आता है बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह। तो बृहस्पति और शनि ग्रह ऑप्शन बी में है, जो मंगल ग्रह और अरुण ग्रह मतलब अरुण यूरेनस कहते हैं, उसके मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित ग्रहों को उसकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे फ्रेंड्स, है ना, जितना बार रिकॉल कर लेंगे एग्जाम में उतना अच्छा से आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। देखिए सन है, सन से दूरी के क्रम में सन से सबसे नजदीक कौन है, तो बुध है। ठीक है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं। तो ये क्रम हो गया। तो फिर वो दूरी के क्रम में देख लिए तो कौन कौन है फ्रेंड सूर्य से निकट में, तो फिर इसमें पहले स्थान पर आ जाएगा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बाद कौन सा है फ्रेंड, तो बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है वो यूरेनस, उसके बाद प्लूटो जब ग्रह था तब का बात है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही सम्मिलित होगा, सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह। तो फ्रेंड आप लोग बता सकते हैं, सूर्य और यहाँ पृथ्वी है, इसके बीच में कौन कौन ग्रह है, तो बुध हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, उसके बाद शुक्र हो जाएगा। ठीक है, तब ना पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल आता है, तो फिर वो बुध और शुक्र, ऑप्शन सी में है बुध और शुक्र, जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी स्थित है। तो फिर पृथ्वी कहाँ स्थित है, तो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, तो मंगल है। तो फिर वो पृथ्वी कहाँ है, तो वो शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य में अवस्थित है ना, पृथ्वी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। तो फिर ये अप्रकाशवान, अप्रकाशमान होते हुए भी चमकती है ग्रह, ग्रह जो अप्रकाशमान होते हुए होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अतः जो वो विकल्प एक सही है कि वो ग्रह जो वो प्रकाश समान होते हुए भी वो चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है, एक तरह विशेष लक्षण और ग्रह के नाम। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ना, बृहस्पति ग्रह जो वो सॉरी बृहस्पति ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ना। देखिए सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे, पहले बुध उसके बाद शुक्र, तो शुक्र कहाँ है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के निकटतम ग्रह, तो सूर्य का निकटतम ग्रह जो प्लूटो घटा के यहाँ बुध लगा बुध कर लेंगे, तो सूर्य का निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। ये सीक्वेंस फिर आपसे एक से दो बार जोड़ देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह है, तो हम लोग जस्ट देखें इसका आंसर बता सकते हैं, तो बुध है ना, बुध जो है वो सूर्य का निकटतम ग्रह है। अगर क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है, तो पृथ्वी के निकट जो है शुक्र जो पृथ्वी के निकटतम वाला ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह, जिसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल नहीं है। सौर मंडल में जो कुल 8 ग्रह है, जिसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया। ठीक है, शुक्र वो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। वरुण जो है सबसे दूरी पर स्थित वाला ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाएं नीचे दिए गुट से। अब देखें हम लोग को देख रहे हैं सूर्य से दूरी में, आप हम लोग देखते हैं कौन बड़ा है सबसे, या कौन छोटा है सबसे, उसमें देखते हैं। देखिए बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति के बाद जो शनि का स्थान आता है, शनि के बाद वो अरुण का स्थान आता है, फिर वरुण का स्थान आता है, फिर पृथ्वी का स्थान आता है ना, तो फिर वो वरुण पृथ्वी, उसके बाद मंगल बुध, मंगल उसके बाद शुक्र, मंगल उसके बाद बुध हो जाता है। तो ये सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी जो है सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस हैं जो विद्यमान होती है, वो विद्यमान होती है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन तीनों गैस की उपस्थिति बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति ग्रह में होती है। ठीक है, शनि ग्रह में होती है, और नेपच्यून, अरुण और वरुण में पाई जाती है। ठीक है, यद्यपि बृहस्पति एवं शनि के वातावरण में मीथेन जो है वो गौण है, मतलब नहीं है। ठीक है, प्लूटो पर मीथेन तो है, परंतु हाइड्रोजन तथा हीलियम नहीं है। मंगल ग्रह पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन है। ठीक है, शुक्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड उपस्थित है। और तो फिर क्या ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, तो फिर जो जो बोले वो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है, तो फिर सौर मंडल का नहीं है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जो है सौर मंडल का ग्रह नहीं है। देखिए बुध, शुक्र, शनि सौर मंडल का ग्रह, जबकि फ्लोरिडा जो अमेरिका में अवस्थित एक राज्य है। यहाँ यूएसए का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र कैनेडी स्पेस सेंटर मेरिट आइलैंड पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचार में देखा जाता है, तो गोल्डीलॉक्स जोन या जोन जो है वो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के संदर्भ में कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है, या किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। ठीक है, तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौर मंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित पृथ्वी स्थित ग्रह जो पृथ्वी है,
अन्य की खोज में अनुसंधान जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा है। वहाँ ग्रह जो पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा जाए उसे गोल्डिलॉक्स जोन कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ग्रह, इनमें से ग्रह कौन है तो यूरेनस जो है वो ग्रह है। उपग्रह कौन थे तो चंद्रमा, चंद्रमा उपग्रह क्योंकि पृथ्वी का परिक्रमा वो लगाता है। क्या पुच्छल तारा, पुच्छल तारा क्या है तो हेली है। ठीक है, और कृत्रिम उपग्रह जो है वो मेरे मेराइनर, मेराइनर जो है वो कृत्रिम उपग्रह है। ये सीक्वेंस ऑफ आप एक से दो बार वीडियो देख के ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो फिर सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो वो सूर्य होता है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन, सूर्य से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम जितने क्वेश्चन पूछे गए जो घटनाचक्र पुस्तक में है उन सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होता है। तो फ्रेंड सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण उपस्थित सभी पदार्थ जो है वो गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। तो फिर उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथा अवस्था है ना। तो ठोस द्रव गैस अवस्था में ये भी नहीं होगा, केवल द्रव में ये भी नहीं, केवल गैस में ये भी नहीं, द्रव और गैस ये दोनों में नहीं होगा, तो गैस और प्लाज्मा होगा। ठीक है, ध्यान रखें फ्रेंड, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। तारे से मुक्त होने वाली ऊर्जा उष्मा और प्रकाश के कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारे में फिर वो 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जाता है। तो हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जाता है केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीन परिधेय क्षेत्र पर। ठीक है, देखिए हीरक वलय मतलब डायमंड रिंग का दृश्य, रिंग पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण ये सन है फ्रेंड्स, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो होता है क्या होता है ना, चंद्रमा जो है वो बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के। जब चंद्रमा जब बीच में आ जाएगा, चंद्रमा तो सूर्य से छोटा है, तो ये जो साइड का जो दिखता है फ्रेंड्स उसी को फिर डायमंड रिंग कहते हैं, है ना। सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है। हीरक वलय एक दृश्य तो वो डायमंड रिंग। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है। तो फ्रेंड सूर्य ग्रहण कब होता है तो प्रतिपदा, है ना, प्रतिपदा मतलब न्यू न्यू मून डे जो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण मतलब सोलर इलिप्स की स्थिति तब होती है जब, कब होती है जब चंद्रमा जो है वो, ये चंद्रमा होगा सन, है ना, ये सन और ये अर्थ, अर्थ के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश जो है वो, ये सन है ना, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति में केवल, है ना फ्रेंड्स, क्या होता है तो प्रतिपदा मतलब न्यू मून डे या अमावस्या को ही होता है। तो सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, चंद्र ग्रहण। ठीक फ्रेंड्स, जब जब क्या पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच आता है तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है। तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो केवल अमावस्या के दिन घटित होता है और प्रत्येक चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है। तो फिर सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है ना, सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खग्रास जिसे पूर्ण कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्योंकि हमने पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, जिस वजह से वो सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूभाग, ना पूर्ण सूर्य ग्रहण जो केवल सीमित भूभाग पर ही दिखता है। देखिए जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है, ठीक है, वही चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की, है ना, अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है तथा यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो फिर वो पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। ठीक है, देखिए चंद्रमा तथा सूर्य के चारों ओर पक्षाभ एवं पक्षाभ स्तरीय बादलों के अपवर्तन से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड एक खगोलीय लवक औसत दूरी है। तो एक खगोलीय लवक की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, लगभग 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है। तो फिर 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर जो है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है और इस दूरी को फिर वो खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो फ्रेंड्स सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, जिसे फ्रेंड हम लोग किलोमीटर में देखेंगे तो 150 है ना, 100 किलोमीटर देखिए 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है
पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, जो सन हो गया। ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी जो है सूर्य से निकट कब होगा, तो इस पॉइंट पे जब होगा तब सूर्य की स्थिति क्या होगी, तो पृथ्वी की स्थिति क्या होगी, सूर्य से कम नजदीक की होगी, तो वह स्थिति होती है 3 जनवरी को। ठीक है, देखिए पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है, लगभग 3 से 4 जनवरी के आसपास। इस स्थिति को जो वो उपसौर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं, तो इसे उपसौर की घटना कहते हैं। और फ्रेंड सूर्य जो है वो मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य से कब सबसे ज्यादा दूर पे होगी, तो इस पॉइंट पे जब पृथ्वी होगी तो सूर्य से ज्यादा दूरी पे होगी। इसी के विपरीत जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगभग 4 जुलाई के आसपास जो है वो पृथ्वी जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे होता है। इस स्थिति को फिर वो अपसौर कहते हैं। सबसे दूर होगा तो अपसौर की घटना होगी, और सबसे नजदीक होगा तो उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, समान उपसौर, ये उपसौर की परिघटना जो सूर्य से पृथ्वी की नजदीक दूरी कम होगी वो फिर 4 जनवरी को होती है। ठीक है, 3 से 4 जनवरी को। ठीक है, इसके निकटतम की तिथि तो वो 3 4 जनवरी को होती है। इसी का अपसौर की घटना जो सामान्यतः 4 जुलाई के आसपास होती है। ठीक है, आप ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, उपसौर की घटना और अपसौर की घटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो फ्रेंड्स सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, सूर्य पृथ्वी से। ठीक है, नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। ठीक फ्रेंड्स, सूर्य का मध्य त्रिज्या जो है वो है ना 6,95,700 किलोमीटर है, सूर्य का मध्य त्रिज्या। वही पृथ्वी का मध्य त्रिज्या देखें तो 6,378 किलोमीटर है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम लोग फ्रेंड्स बुध बुध ग्रह से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं फ्रेंड, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रम कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक फ्रेंड्स, जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है, तो वो चिन्हित कीजिए। तो फिर क्या होगा ना, ए इस पॉइंट पे फिर वो जैसे सन है, सन का परिक्रमा कर रहा है बुध, तो ए का पॉइंट पे फिर वो बुध का गतिज ऊर्जा जो अधिकतम होगा, तो फिर ऑप्शन ए लगा सकते हैं आप लोग। देखिए कोई ग्रह सूर्य से जितना निकट आता है उसकी वेग और गति उतनी ही बढ़ जाती है। अतः ए बिंदु, सॉरी यहाँ देखिए सन हो गया है ना, तो फिर निकट आ गया, तो फिर देखिए कोई भी ग्रह सूर्य के जितना निकट आएगा उसका वेग और गति जो है वो अधिकतम हो जाती है। देखिए ए पॉइंट पे अगर बुध रहेगा तो उसकी गति और क्या, गति और वेग जो है अधिक हो जाएगा ना, तो ए पॉइंट पे यानी यहाँ सन है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अतः ए बिंदु पर बुध की गति ऊर्जा जो है वो अधिकतम होगी। यही कंडीशन आप किसी भी ग्रह पे लगा सकते हैं। ठीक है, जब जब कोई भी ग्रह सूर्य से जितना अधिक निकट होगा उसका वेग और गति जो है वो गतिज ऊर्जा अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो फिर वो है सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, जिसमें बुध ग्रह की अवधि जो वो 88 दिन में है ना, बुध ग्रह जो वो केवल 88 दिन में 88 डेज में वो सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं। तो फिर वो बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी के पास उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है, उसी तरह शनि के पास टाइटेनियम है ना, लेकिन बुध और शुक्र के पास जो अपना कोई उपग्रह नहीं है। देखिए बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच बीच में होने के कारण इन्हें अंतःग्रह भी कहा जाता है। अंतःग्रह और बाह्यग्रह होता है। देखिए ये सन हो गया, ठीक है, सबसे निकट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो ये चारों जो है वो अंतःग्रह हो गया, मतलब आंतरिक ग्रह। इसके बाद जो है हो जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है वो बाह्य ग्रह की सूची में आता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इनमें से देख ले कौन किसके पास उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र ग्रह के पास जो है उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए किसी पिंड का एल्बिडो परिवर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षुष ध्रुति निर्धारित करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, तो फिर ये गलत है। केवल पहला स्टेटमेंट क्या ना, केवल 1 सही है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे केवल 1 सही है। देखिए परिवर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक मतलब ब्राइटनेस अथवा चक्षुण ध्रुति निर्धारित होती है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, ठीक है बुध, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। तो फिर वो क्या हो गया ना, ये गलत हो गया ना। पृथ्वी का एल्बिडो लगभग 0.3 है, इसका पृथ्वी का एल्बिडो 0.3 है, बुध का एल्बिडो जो है वो 0.1 है। तो क्या करा है, बहुत अधिक है, तो बहुत अधिक ना कम है ना, तो ऑप्शन 2 जो वो गलत हो गया, ऑप्शन 1 केवल 1 सही है। ऑप्शन ये आप लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अब हम लोग फ्रेंड शुक्र ग्रह से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन है अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो फिर शुक्र जो है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत तापमान जो है 464 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में देखेंगे तो 737 केल्विन हो जाएगा।
इसका कारण सूर्य ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये दोनों जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं, और शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा, या संध्या का तारा मतलब इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तथा मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि का घनत्व जो है वो सभी ग्रहों से सबसे कम है, वो जल से भी कम है शनि ग्रह का घनत्व, डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो फिर शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, जिसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र जो है वो सूर्य के दूसरी सबसे बड़ा निकटतम ग्रह है, पहला बुध है। ठीक है, रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है शुक्र। ठीक है, लगभग समान आकार का द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब आकार लगभग सेम है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कथन 1 कर रहा है शुक्र, जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं, ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि शुक्र ग्रह का औसत तापमान जो है वो 464 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इस वजह से मानव का वहाँ रहना तो असंभव के बराबर ही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता उच्च स्तर है, जिस वजह से वहाँ तो मानव जीवन संभव है ही नहीं। तो कथन 1 सही है और आर भी सही है, दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है, इस वजह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखना था, सुन लेंगे। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के परमाणु उपलब्ध हैं। ठीक है, शुक्र के वायुमंडल में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है। इसके अतिरिक्त शुक्र की सतह पर औसत तापमान जो वो 464 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, उपयुक्त कारणों से क्या हो सकता है, वहाँ क्या है, अत्यधिक तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, तो क्या होगा, शुक्र ग्रह पर जो है जीवन की संभावना अत्यधिक कम है। क्या हुआ, दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी का जुड़वा बहन किस कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? तो फिर वह है शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा आदि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन या बहन के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैग्नल अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो फिर मैग्नल अंतरिक्ष यान जो है वो शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। मैग्नल मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 इसमें भेजा गया, जो कि एक डीप स्पेस मिशन था। अब हम लोग पृथ्वी से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सही पे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि पृथ्वी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो यह अरस्तु ने यह सबसे पहले कहा था। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड में 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया कि पृथ्वी गोलाकार है, और टॉमली तथा एस्ट्रेबो पहले शताब्दी के तथा कोपरनिकस जो 15वीं शताब्दी के दार्शनिक हैं। अतः स्पष्ट है कि सबसे पहले अरस्तु ने यह उल्लेख किया कि पृथ्वी गोलाकार है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? तो फिर वो ग्रीन प्लेनेट। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन इस पर पाए जाने वाली पारिस्थितिक के कारण है। पारिस्थितिक के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पृथ्वी का व्यास है? तो फ्रेंड पृथ्वी का व्यास जो है 12,800 किलोमीटर के आसपास है। टोटल देखेंगे तो 12,000, एग्जैक्ट देखा जाए तो 12,756 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कथन एक आ रहा है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन जो वो घट जाता है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो ये क्या है ना, परिशुद्ध गोला नहीं है, तो ये सही है ना, पूरा गोल पृथ्वी नहीं है। ठीक है, देखिए देखिए पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रित बल विद्युत रेखा पर जो सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और अक्षांश की ओर बढ़ता जाता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का भार जो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा से है ना ऊपर क्या होता है, तो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो पोल पे जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो कथन एक क्या हो गया, गलत हो गया इस वजह से। इस पर जो है वो एक ही रहता है, जैसे यहाँ पे है, इस अक्षांश पे है, तो अक्षांश के आस एक ही अक्षांश पे कोई वस्तु का भार उतना ही रहेगा। देशांतर में अंतर होता है, क्योंकि फिर वो पोल की तरफ जाते जाते क्या होता है, वस्तु का भार बढ़ते जाता है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, पृथ्वी की आकृति जो लघुवक्ष गोलार्ध है, मतलब ओवलेट एस्पेरोड है, ये सर्वाधिक निकट है ना। पृथ्वी की अपनी विशेष आकृति के कारण इसे पृथ्वाकार भी कहा जाता है। अतः पृथ्वी जो है परिशुद्ध गोल नहीं है, अतः गलत है। सॉरी, हाँ ये गलत है और आर सही है, क्योंकि पृथ्वी जो है पृथ्वी परिशुद्ध गोल नहीं है। सॉरी, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तरल अभियांत्रण से भिन्न चंद्रमा का अभियांत्रण है? तो फिर वो श्यान द्रव। देखिए पृथ्वी के तरल अभियांत्रण के समान ही चंद्रमा का अभियांत्रण भी श्यान द्रव जैसा है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी में
बहुलता से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। भूपट्टी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व जो ऑक्सीजन है, लगभग 46.60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लगता है, तो फिर वो कितना समय लगता है, तो 8 मिनट लगभग लगता है। देखिए, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। और सेकेंड में देखेंगे टोटल तो 499 सेकेंड लगता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 19 सेकेंड में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन है, इसलिए फ्रेंड आप लोग ई को लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो फिर वो सूर्य जो फिर एक तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। उपयुक्त तारे में पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा जो है सूर्य है, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है, तो फिर मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी के निकट है। और फ्रेंड्स, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह, तो पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह जो है वो इनमें से जो है वो शुक्र हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड पिछला क्वेश्चन में जो है वो शुक्र नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग मंगल को लगाए थे। ठीक फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग, तो फिर वो लगता है लगभग 365 दिन, है ना, 365.25 डेज समझ सकते हैं आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25636 ऐसे ऐसे दे सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 365.25636 दिन या 365 दिन है, 365 दिन 6 घंटा 19 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो वो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य जो सॉरी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है वो 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से परिक्रमा करती है, लगभग बोल सकते हैं 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेता है, लेकिन पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग जो है वो 4 लाख, ठीक है, 90.28 किलोमीटर है। ठीक है, इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है, अर्थात पृथ्वी की अपनी धुरी का परिक्रमा की गति जो है वो, है ना, 4 लाख 90, है ना, 4,90.28 किलोमीटर प्रति 24 घंटा, इसको हो जाएगा वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति जो है वो कितनी जाती है, तो है ना 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट, जो कि वह विकल्प में नहीं दिया हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा इस परिधि है, तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि जो वो 40,000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है, तो फिर वो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी की परिभ्रमण धुरी सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। इस झुकी हुई अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर लगाती है। इस अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटा का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री अनाथ है, तो फिर ये क्या है ना, ये गलत है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग होता है, न कि 23.5 डिग्री पर, अतः कथन वो जो क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है, फिर क्या ना, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, न कि प्रायद्वीप पर। तो क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हो गया। देखिए, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के थुम्बा के निकट से गुजरती है। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय विषुवत रेखा गतिशील है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये उत्तरी ध्रुव हो गया ना, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। पहला स्टेटमेंट सही है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ठीक है, ये 45 डिग्री अक्षांश, तो कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा की जो लंबाई होगी ये 45 की आधी होगी, मतलब विषुवत रेखा की आधी होगी 45 डिग्री अक्षांश रेखा, तो फिर ये गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, पृथ्वी की अक्ष की समांतरता है, तो ये फिर ये सही है। ऑफशोर अथवा पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, नहीं फिर ये गलत है। देखिए, ऑफशोर और ऑफशोर की घटना हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, ये सन है और पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार में परिघटना करती है। पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट होगा तो उस परिघटना को उपसौर कहते हैं। ठीक है, और जब पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होगा उस परिघटना को ऑफशोर कहते हैं। ये उपसौर की घटना जो 3 से 4 जुलाई के आसपास होती है और ये ऑफशोर की घटना 3 से 4 जनवरी के आसपास होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो फिर 1 और 3 है ना, ऑप्शन 1 और 3 सही है, बाकी सब गलत है।
तो हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का सबसे उत्तरी बिंदु है, अर्थात अर्थात पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को ही उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा, ठीक है, जबकि विषुवत रेखा की लंबाई जो है वो, है ना, ये विषुवत रेखा की लंबाई जो है वो 40,090 किलोमीटर है, और ये 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई जो है वो 28,343 है। तो ये आधी होती है क्या, विषुवत रेखा से 45 डिग्री अक्षांश रेखा जो आधी से अधिक है, ना कि आधी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया फ्रेंड, गलत हो गया। ठीक है, तो अगला देखते हैं, पृथ्वी के अक्ष के समानांतर है, पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता से आश्रय है, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तब पृथ्वी के अक्ष अपने पहले स्थिति के सापेक्ष समानांतर एवं समान कोण पर झुका होता है ना। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फ्रेंड सही हो गया। ठीक है, और ऑफशोर अवस्था में पृथ्वी की परिक्रमा की गति तीव्र हो जाती है। तो नहीं फ्रेंड, परिक्रमा की गति तीव्र नहीं हो जाएगी। देखिए, हम लोग इस पर भी डिस्कस करते हैं फ्रेंड, आप लोग बोर नहीं होंगे। उपसूर्य की घटना भी हम लोग जस्ट देखें, सूर्य है, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा करती है। देखिए, सूर्य से नजदीक जो ग्रह होगा उसका वेग और गतिज ऊर्जा जो मैक्सिमम होगी कब, जब नजदीक होगा। तो नजदीक की घटना को हम लोग उपसूर्य कहते हैं, है ना। तो उपसूर्य जब होगा तब पृथ्वी की परिभ्रमण गति तीव्र हो जाएगी, क्योंकि यह नजदीक है, और जैसे जैसे दूर होगा तो वो कम होती जाती है। तो ये दूर में है तो ये अवसर की घटना है, तो अवसर की घटना में परिघटना की गति तीव्र नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन 1 और केवल ऑप्शन 3 सही है। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो गया, लेकिन आप फ्रेंड्स समझ पा रहे हैं क्या कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो ऑप्शन जो है वो डी आप लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन डी। यूपीपीसीएस का एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात जिस कारण से होता है वह है, वो भू परिभ्रमण के कारण जो है वो दिन रात होता है। अपने अक्ष के, पृथ्वी हो गया, ठीक है, अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी जो है वो अपना भी घूमता है और घूमते घूमते ही चक्कर लगाता है ना। घूर्णन परिभ्रमण करता है, भू परिवहन के कारण ही पृथ्वी को वो दिन रात होता है। ठीक है, ये अपने अक्ष पे घूमता है, इस वजह से दिन रात होता है, और जब पूरा चक्कर लगाता है तो वो साल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो फिर वो सूर्य की किरणें जो वो सीधी, है ना, इसमें तो भूमध्य रेखा पे पड़ती है। देखिए मैंने, ये पृथ्वी हो गया, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। तो सूर्य उत्तरायण एक बार और दक्षिणायन होते रहता है। ठीक है, ये आप जान रहे होंगे। तो फिर सूर्य इक्वेटर पे जब होगा तो फिर सूर्य की स्थिति जो, सॉरी, पृथ्वी के बीचों बीच में होगी, तो जिस वर्ष में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है। तो यह स्थिति कब बनती है, जो फिर सूर्य है इक्वेटर पे होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य, है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे होता है, जिस वजह से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में दिन और रात की बराबर की स्थिति होती है। तो जब सूर्य है वो भूमध्य रेखा पे हो, ठीक है, कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरह कर्क रेखा पे सूर्य कब होता है, तो 21 जून को, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य लंबक चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की विशिष्टता से होती है। तो फिर वो ऊपर बताए गए, है ना, ए बी के सम्मिलित प्रभाव। तो फिर वो मौसम परिवर्तन, तो सूर्य के चारों ओर के परिभ्रमण के कारण, है ना, तो सूर्य है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है, जिस वजह से क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। उत्तरी ध्रुव पर 23.5 डिग्री अक्षांश का झुकाव, है ना, ध्रुवों पर जब वो 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव जो है वो मौसम परिवर्तन का वो भी कारण थे। तो उपयुक्त ऊपर में जो दिया हुआ 1 और 2, इसके सम्मिलित प्रभाव से जो मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की विशिष्टता से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम बदलने का क्या कारण है। तो फिर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना फिर वो मौसम बदलने का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए दिन में। ठीक है, मतलब उदाहरण स्वरूप दिल्ली शहर दिन में, और उदाहरण स्वरूप दोपहर 12 बजे वहां का तापांतर सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समान अधिक होगा। क्योंकि क्योंकि क्या होता है ऐसा, पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा से अधिक झुकी होती है ना। फिर जो पृथ्वी जो है वो सर्दियों में जो क्या होता है ना, पृथ्वी का रोशनी, सॉरी, सन का लाइट है वो तिरछा होता है ना, वो लंबवत नहीं होता है, जिस वजह से वो तापांतर में अंतर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक संभावना इस बात की होगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी की कक्षा जो है छोटी हो जाएगी। फलतः पृथ्वी पर जो जैसे 365.25 का दिन होता है, दिन होने वाला वर्ष छोटा हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन कर रहा है फ्रेंड्स, कृत्रिम उपग्रह हमारे पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, तो ये गलत है। फिर देखिए, अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। देखिए, ध्रुव की परिक्रमा लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर व दक्षिण की ओर प्रक्षेपित की जाती है।
दूसरा कर रहा है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। बिल्कुल सही, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद तो फिर वो पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकार के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। देखिए पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराए गए कोई वस्तु उपग्रह के समान ही पृथ्वी के चक्कर काटने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किस तत्व की प्रचुरता होती है। देखिए पृथ्वी की संरचना देखकर इस तरह होती है। सियाल SiAl। ठीक है। उसके बाद सीमा SiMa। ठीक है। उसके बाद नीफे NeFa है ना, NiFa। तो फिर वो क्या पूछ रहा है नीफे के निर्माण में किस तत्व, तो नीफे के निर्माण में कौन सा तत्व होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में जो निकेल है ना, Ne निकेल हो गया और Fe जो फेरस तत्व की प्रचुरता होती है। ठीक है। नीफे निकेल और फेरस मतलब लोहा, फेरस मतलब लोहा की होती है। वही सियाल में सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा में सिलिकॉन मैग्नीशियम है ना, नीफे में जो सिलिका और लोहा या फेरम कर सकते हैं। तो ऑप्शन में वो नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ई हो जाएगा। ये बीपीएससी के एग्जाम में 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार प्रवार मतलब मेंटल के नीचे कोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो वो लोहा से बना है। देखिए कोड कोड बोला है ना, एक उस तरह से हम लोग देखिए खनिज में क्या क्या है। एक होता है क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल और ये कोर। मेंटल हो गया, ये क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, ये कोर। कोर किस भाग का बना होता है, वो लोहा का बना होता है। हम लोग देखें ना नीफेल है ना, निकेल और फेरस। नीफे देखें तो कोर भाग में नीफे पाया जाता है, क्या है तो निकेल और फेरस है ना। तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, जबकि बाह्य कोर है वो दलित अवस्था में है। कोर में जो है वो लोहा एवं निकेल है ना, नीफे हम लोग डिस्कस की अधिकता होती है। कोर की मोटाई जो है वो, कोर की मोटाई जो वो 3500 किलोमीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो फिर 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है, तो पृथ्वी का अक्ष जो है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1037 मील घंटा के चाल से घूर्णन करती हुई लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। पहला स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी अब 4,000 मिलियन वर्ष से अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। तो यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। देखिए पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। पहले पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का अभाव था, न कि ऑक्सीजन था। पहला गलत हो गया ना, अभाव था। और लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनीय होने से जलमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। पैदा जब जीवित जीव पैदा हुआ उन्हें पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो उस हिसाब से ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन वो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, 1 और 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। यह आर्यभट्ट ने बताया। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने का कारण होता है। उनकी रचनाएं आर्य सिद्धांत है ना, सूर्य सिद्धांत को भी कहते हैं, उसके में संकलित है ना। भास्कर भेदाभेद वेदांत दर्शन के क्या कहते हैं, वेदांत दर्शन के प्रस्तावक थे। उन्होंने ब्रह्म सूत्र और शंकर के माया के सिद्धांत पर जो भाष्य लिखा है, वही बहार मिहिर ने उल्लेख किया कि वह संहिता है ना, पंच संहिता शामिल है। आज हम लोग मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह है ना, इस सब ग्रह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सही पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। तो फिर वो मंगल के विषय में यह बात कही जा रही है। देखिए ठीक है, क्या कर रहा है फिर, दिन का मान और अक्ष के झुकाव लगभग समान है। तो पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के समतुल्य है, तो फिर मंगल के विषय में ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए मंगल जो है दिन की अवधि जो है वो 24 घंटा, ठीक है, 37 मिनट एवं कितना होता है तो 23 सेकेंड। और अक्ष पे झुकाव जो है वो कितना है तो 25 मिनट है ना, 25 डिग्री 12 मिनट। तो क्या स्पष्ट हो गया ना, मंगल के दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के लगभग समतुल्य है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन एक करा फ्रेंड्स पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। ये क्या ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट करा है मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, बिल्कुल कम है। तो ये ऑप्शन आर जो है वो सही है। देखिए सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि सूर्य से ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है।
ज़्यादा होगा, अर्थात जो ग्रह सूर्य के जितना दूर होगा उसकी परिक्रमण अवधि उतनी ही अधिक होगी। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी जो है वो पृथ्वी से ज़्यादा है। ठीक है, मंगल ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो पृथ्वी की परिक्रमण अवधि जो है वो 356 दिन होता है। ठीक है, और मंगल की परिक्रमण अवधि कितना है तो 686 है ना, 86 दिन है। अतः मंगल की परिक्रमण अवधि जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा क्या है वो अधिक है, ना कि कम। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया फ्रेंड्स, है ना। मंगल ग्रह का व्यास जो है वो 6,792 किलोमीटर है तथा पृथ्वी का विषुवत रेखा का व्यास जो है वो 12,756 हो गया। मतलब क्या है, मंगल ग्रह का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास की अपेक्षा कम है। आर स्टेटमेंट क्या हुआ, आर सही है और ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। तो फिर वो बर्फ, छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति जो है वो मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए है ना सबसे सुगमतक है। देखिए, आरंभ में मंगल ग्रह को पृथ्वी के समान ग्रह माना जाता था। इसका प्रमुख कारण मंगल पर बर्फ, छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले वायुमंडलीय संगठन में जो है वो 95 वो 0.1% जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 2.59% जो नाइट्रोजन, 1.94% जो ऑर्गन, 0.16% ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो 0.06% और जल पाया गया। मंगल के वायुमंडल में 210 ppm है ना जल पाया गया। ठीक है, हिम शीतित जल पाए जाने की घटना मंगल पर जीवन का संकेत करती है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर लगभग जो वो 24 है ना, हम लोग डिस्कस किए थे ना, 24.6 घंटे में एक परिक्रमा लगा लेता है अपने कक्ष में। ठीक है, और 686 दिन में जो सूर्य का पूरा चारों ओर चक्कर लगा लेता है मंगल ग्रह। एक मिनट, इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो फिर वह है मंगल ग्रह, जिसपे हम लोग जस्ट डिस्कस किए। और यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा है, मतलब बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है यूरोपा, उस पर जो वो जीवन अनुकूल है। ठीक है, इन दोनों ग्रहों पे, ठीक है, ध्यान रखिए, ये ग्रह ये उपग्रह है। देखिए, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा है ना, बृहस्पति का ये उपग्रह। ठीक है, यूरोपा के पास से गुजरते हुए वाइजन ताप संकेत के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्र की भांति दिखाई देती है। ठीक है, इसकी गहराई संभवतः जो 50 किलोमीटर तक है। ऐसा यदि ऐसा है तो सौरमंडल में यह एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने के संकेत हैं। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग यूरोपा पे डिस्कस किए, मंगल पे पीछे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उभरा है तो 26 मई 2008 ईस्वी को। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। 25 मई 2008 को यह मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर उतरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जो आपकी घटना चक्र पुस्तक में बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अब तक उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी। तो फिर वो गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में इसके जो है वो 80 उपग्रह की खोज हो चुकी है। इसमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है। इसकी खोज है वो 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीलेई ने के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो फिर वो है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है। इसका व्यास जो है वो 1,42,984 किलोमीटर है और इसका औसत घनत्व जो है 1.326 ग्राम है ना प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर है। उल्लेखनीय है कि अपने अक्ष पर सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाले ग्रह भी बृहस्पति भी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो हम लोग जस्ट देखें फ्रेंड, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह जो वो बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, और अपने अक्ष पर सौर मंडल का सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह भी कौन है, वो बृहस्पति ग्रह ही है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो फिर वो बृहस्पति ग्रह लेता है। बृहस्पति ग्रह जो फिर वो सूर्य का है ना, सूर्य के परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो फिर 11 वर्ष है ना, हाँ, है ना, 11 वर्ष के आसपास लेता है। मंगल ग्रह जो है वो है ना 686 दिन का समय लेता है, हम लोग पीछे देख चुके हैं। और पृथ्वी तो जान ही रहे, वो 365 दिन का समय लेता है। और शनि और शुक्र है ना, शुक्र जो है वो 224 दिन का समय लेता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखें फ्रेंड। तो सर्वाधिक दिन कौन ले रहा है, तो इनमें से बृहस्पति ग्रह ले रहा है 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बृहस्पति का वलय होता है। तो फिर वो सिलिकेटो का बना होता है बृहस्पति का वलय। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1989 ईस्वी में वाइजर ए स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जो जोवियन वलय कहा जाता है। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेटो है ना धूल कणों के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चांद है। उपग्रह या चांद समझ सकते हैं फ्रेंड। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है,
उसी तरह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चांद वाला कौन है, तो शनि है ना। वर्तमान में शनि ग्रह की जो है सर्वाधिक 84 प्राकृतिक उपग्रह अथवा चांद है। याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंड्स शनि ग्रह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी घटनाचक्र पुस्तक में है, जब तक एग्जाम पूछे गए हैं, अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है, तो शनि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29 वर्ष है ना, 29.5 वर्ष का समय लेता है, ठीक फ्रेंड्स। तो फिर वो क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शनि ग्रह 29.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो फ्रेंड्स शनि ग्रह के चारों ओर जो है वलय की पुष्टि हो चुकी है, ठीक है। शनि के कुल 7 वलयों की जो है वो खोजा जा चुका है, ठीक है, जिनमें क्या ना ए बी सी एवं डी वलय जो है वो पृथ्वी से भी दिखाई देती है। शनि के अतिरिक्त अतिरिक्त जो है बृहस्पति, अरुण, वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं, ठीक है, रिंग जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 ईस्वी में निम्न में से किस ग्रह का चक्कर लगाना प्रारंभ किया, तो वो शनि ग्रह का। कैसिनी यान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का परिक्रमा लगाने के लिए छोड़ा गया था। वह 30 जून 2004 ईस्वी को शनि के कक्ष में प्रवेश किया, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह है तो शनि जो है वो नेपच्यून से गर्म ग्रह है। शनि नेपच्यून जो है वो वरुण ग्रह को कहते हैं। शनि ग्रह नेपच्यून मतलब वरुण ग्रह से गर्म है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है, तो वो हम लोग पीछे बहुत स्टार्टिंग में बहुत अच्छा से डिस्कशन है। दूरी के अनुसार सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। जो जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होगा, ठीक है, वह उतना ही गर्म होता है। शनि की स्थिति जो है वरुण वरुण से पहले है, अतः वरुण की अपेक्षा गर्म होगा कौन, तो शनि ना, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किस ग्रह का, तो वो शनि ग्रह का। शनि जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या जो है कितनी है, तो 84 है। और टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास जो है 5150 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स अरुण, वरुण एवं प्लूटो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए हैं उन सभी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो फिर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, नहीं बुध नहीं, शुक्र ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ठीक है, जिसका मध्य तापांतरण जो है वो 446 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है शनि का उपग्रह गेनीमीड है ना, शनि का उपग्रह गेनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो नहीं फिर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। हम लोग जस्ट एक पीछे क्वेश्चन में देखें तो ये भी क्या होगा, गलत हो गया। बृहस्पति, ठीक है, वो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देते हैं नेपच्यून। हम लोग नेपच्यून पीछे देखें क्या, तो वरुण कहते हैं उसको, है ना। नेपच्यून जो है वरुण तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से जो है घिरा रहता है, तो ये पहला तीसरा स्टेटमेंट फ्रेंड सही है। देखिए नेपच्यून वरुण कहते हैं जिसे फ्रेंड, है ना, उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, यानी क्या हो गया, ये सही है। इसके कारण वरुण का रंग जो है वो नीला हरा प्रतीत होता है ना, नेपच्यून का रंग, ठीक है। उसके बाद है फोबोस एवं डायमस जो है मंगल के 2 उपग्रह, बिल्कुल सही है फ्रेंड। फोबोस एवं डायमस जो है वो जिसे डिमोस भी कहते हैं वो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ऑप्शन जो है 3 और 4 सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनस, यूरेनस मतलब वरुण, ठीक है, वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है, तो वो 84 वर्ष का समय लेता है वरुण ग्रह जो वो सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है वरुण, ठीक है। जबकि अपने अक्ष पे जैसे पृथ्वी 12 घंटा में घूमता है, तो अपने अक्ष पे 17 घंटा 2 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष दीर्घतम होता है, तो फिर वो प्लूटो में जो वो वर्ष दीर्घतम होता है जब प्लूटो ग्रह का सूची में था तब, ठीक है, क्योंकि प्लूटो सौर मंडलीय पिंड से सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, ठीक है। अतः यह सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में सबसे अधिक समय है फ्रेंड्स, लगभग 247 वर्ष लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, तो फिर वह लेता है प्लूटो। सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय जो है वो सॉरी है ना, सर्वाधिक समय जो है वो जो सबसे ज्यादा सन से दूर होगा तो वो वरुण होता है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय जो है ग्रह में की सूची में था प्लूटो, है ना। 2006 में ग्रह की सूची से इसे हटा दिया गया है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है वरुण, ठीक है। वरुण जो है वो 163 वर्ष लेता है, ठीक है। प्लूटो जो है वो 243 वर्ष लेता है, हम लोग देखें जस्ट। और बृहस्पति ग्रह जो है 11 वर्ष लेता है, 11 वर्ष, 12 वर्ष कर सकते हैं क्योंकि 11.86 होता है, ठीक है। तो 12 वर्ष के आसपास बृहस्पति ग्रह समय लेता है। और यूरेनस, यूरेनस को क्या कहते हैं, तो अरुण कहते हैं ना, तो अरुण ग्रह जो है वो 83 वर्ष का समय लेता है ना, लगभग 84 वर्ष, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रह नहीं रहा, हम लोग डिस्कस किया ना, तो प्लूटो, ठीक है। देखिए 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मतलब IAU
का जो 26वां महासंघ का बैठक हुआ, जो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अतः ग्रह की संख्या जो है नए मान्यता के अनुसार जो है 9 से घटकर कितनी हो गई, तो 8 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो फिर इनमें से सबसे छोटा ग्रह तो प्लूटो है, लेकिन जब अब तो प्लूटो ग्रह नहीं रहा तो अब कौन है, तो बुध ग्रह है। बुध ग्रह जो वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो सबसे ठंडा ग्रह जो है वो नेपच्यून है ना। नेपच्यून जो है वो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। हमारे सौर मंडल में सूर्य की दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो नेपच्यून जो है जिसे वरुण ग्रह कहते हैं ना, तो सौरमंडल का सबसे दूर है, तो यही जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है ना। देखिए नेपच्यून जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी होने के कारण इसे जो है सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है औसत तापमान जो है -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो फिर सबसे दूर इनमें से कौन है? यम। देखिए हम लोग डिस्कस कर देते हैं। देखिए सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह आमतौर पर प्लूटो को माना जाता था, जो कि अब ग्रह की सूची से हटा दिया गया है। उसकी कक्षा जो है नेपच्यून की कक्षा के अंदर स्थिति होने के कारण कभी कभी नेपच्यून जो है वो सौरमंडल का सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह हो जाता था। तो यम जो है वो प्लूटो ग्रह को कहते थे, तो अब तो प्लूटो जो है वो ग्रह का सूची में नहीं रहा, तो फिर वो वरुण हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थम ग्रह है, पर उसका परिवर्तन पथ जो है बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 में प्रारंभ हुए 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो जो सबसे अधिक दुरुस्त नहीं है। अतः कौन सा सबसे दुरुस्त है, मतलब सबसे दूर है? तो सबसे दूर वाला ग्रह जो है वो नेप्ट है ना, तो उसे फिर नेपच्यून जो कि वरुण ग्रह को कहते हैं, तो वो सर्वाधिक दूर है। सर्वाधिक दूर तो प्लूटो था, लेकिन ग्रह की सूची से प्लूटो काटा दिया गया तो नेपच्यून हो गया ना, जिसे वरुण ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, तो वो प्लूटो के। ठीक है, प्लूटो सौर मंडल का एक बौना ग्रह है। इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं, वो सबसे पांचों में से चारों जो है वो सबसे बड़ा है, जबकि बृहस्पति के लगभग जो है 80 से अधिक उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, अतः बुध और शुक्र में जो अब ज्ञात उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र में फिर कोई उसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। लोग चंद्रमा पर डिस्कस करेंगे। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा, तो फिर वो रखा 1969 ईस्वी में। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई, डेट भी याद रखें, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को रखा। अमेरिका के अपोलो 11 है ना, अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, माइकेल कोनिस और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित थे। ये तीनों जिसमें जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चांद तल पर अपने कदम रखे। तो फिर ध्यान रखेंगे, पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा जो है एडविन एल्ड्रिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ टॉकविलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ टॉकविलिटी है वो चंद्रमा पर है। ठीक है, चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को मरे कहा जाता है। ठीक है, मरे कहा जाता है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सागर होता है। ठीक है, चंद्रमा पर एक प्रसिद्ध मेरे सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के इसी भाग में जो है प्रथम मानव युक्त चंद्रयान अपोलो 1 उतरा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एडविन एल्ड्रिन ने चांद तल पर पदार्पण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन 1 कर रहा है फ्रेंड्स। देखिए चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। बिल्कुल सही है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्ताकार में झुकी युक्त है। ठीक है, फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा, और जब निकट दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा जो अपने अक्ष पर जो है 27 आवर 27 वर्ष 322 दिन में घूर्णन करता है अपने अक्ष पे। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उतना ही अवधि में फिर वो घूर्णन भी करता है, एक घूर्णन कंप्लीट। क्या फ्रेंड ध्यान रखेंगे, इस कारण जो है चंद्रमा सदैव एक अभिलंब है ना, एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। तो अतः एक स्टेटमेंट क्या होगा, वो सही हो गया। ठीक है, अगला है, चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन करता है, वर्ष दिवस में नहीं फ्रेंड, कितना, तो 27 वर्ष 332 तेज है ना। तो फ्रेंड दूसरा आर क्या है, गलत हो गया, ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन एक करा फ्रेंड, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलन ही दिखाई देता है। बिल्कुल सही, जो कि हम लोग पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए, ये सही है। दूसरा क्या है, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, ये भी सही है। ये friend एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है ना, चंद्रमा, तारा कह सकते हैं, ये पृथ्वी का परिक्रमा करता है। ठीक है, और घूर्णन काल अपने अक्ष पे घूमना और पृथ्वी की परिक्रमा करना लगभग एक ही समय में करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट फ्रेंड सही है, और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकता, क्योंकि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। ठीक है, ध्वनि तरंगे के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, वायुमंडल उसका एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा पर वायुमंडलीय का अभाव है, इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। फ्रेंड्स इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है?
तो चंद्र ग्रहण जो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, ये सन है फ्रेंड्स, और ये अर्थ है, और ये मून है। जब पृथ्वी जो है वो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। सूर्य का प्रकाश है वो, ये मून है ना, चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रहों व उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्रमा जो है चंद्र कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण सदैव जो पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण जो सदैव अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो फिर वो पूर्ण चंद्र ग्रहण है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के समान से ही एक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था। तो फिर वो उपभू। देखिए उपभू क्या होता है? 22 दिसंबर 1999 ईस्वी को चंद्रमा उपभू या पूर्ण चंद्र की स्थिति में था, अर्थात उस दिन जो है चंद्रमा के पृथ्वी की सबसे निकट दूरी पर रहने के कारण यह सर्वाधिक चमकीला दिखा था, जिसे फुल मून कहते हैं। ठीक है। और 14 नवंबर 2016 ईस्वी को पुनः पूर्ण उपभू की स्थिति बनी थी, जिसमें चंद्रमा 60 वर्ष में जो है सर्वाधिक बड़ा एवं चमकदार दिखाई पड़ा था। ठीक है। इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में सुपर मून कहा जाता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक हो जाना और बड़ा दिखना और अधिक चमकीला दिखना, वो सुपर मून की घटना होती है। ठीक है। चंद्रमा जो है 60 वर्षों में सर्वाधिक बड़ा एवं चमकीला दिखा पड़ा था 2016 इसमें। ठीक है। ये कौन सी घटना कहते हैं फ्रेंड? सुपर मून की घटना को तो उपभू घटना कहते हैं, फुल मून या सुपर मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण होता है तो फिर वो 90 डिग्री का कोण होता है। अर्ध चंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय मतलब 90 डिग्री होती है। ठीक फ्रेंड्स, आधा चंद्र ग्रहण जब होता है तब की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेमेल को चुनना है, इनमें से कौन मेल नहीं है? इनमें से बेमेल है चंद्रमा। देखिए बाकी देख लेते हैं कैसे। मंगल, बुध और पृथ्वी तीनों क्या फ्रेंड ग्रह की श्रेणी में आता है, जबकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, अर्थात उपयुक्त तीनों जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, मंगल, बुध और पृथ्वी। लेकिन उपग्रह जो कि चंद्रमा है वो है ना, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रकार क्या होगा? तीनों से भिन्न हो गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो निम्न में से कौन? चंद्रमा जो है ग्रह नहीं है, ये क्या है? उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा आता है तो वो ब्लू मून की घटना होती है। ठीक है। नासा के अनुसार ब्लू मून वह परिघटना है जब किसी एक ही माह में है ना 2 पूर्णिमा हो जाता है तो फिर वो ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है, उस पूर्णिमा के दिन के चांद को। ठीक फ्रेंड्स, और हम लोग पीछे देख चुके हैं सुपर मून, जो पृथ्वी के नजदीक आ जाता है चांद और अपने आकार से बड़ा, ज्यादा चमकीला दिखता है ना, तो वो सुपर मून की घटना। ब्लू मून की घटना एक मंथ में 2 पूर्णिमा जब आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो फिर उसका भार घट जाता है। फ्रेंड्स सुनेंगे, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय तरंग जो है वो 1/6 होता है ना, मून का गुरुत्वीय तरंग अर्थ के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर किसी वस्तु का भार घट जाता है। मान के चलिए अर्थ पर किसी वस्तु का भार अगर 60 केजी है, अगर चंद्रमा पे जाएगा तो 60/6 कर दें, फिर उसका वजन 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं ऐसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है तो फिर वो 364,000 किलोमीटर जो है चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी है। एक देश अपने सेलिनी, ठीक है, सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषण परीक्षणकर्ता को चंद्रमा के कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश है फिर वो जापान है। देखिए सेलिनी जो है वो, सेलिनी क्या है ना, जापान का एक उपनाम कागुया है, जापानी उपनाम कागुया है। ठीक है, जापान की कक्षा में भेजा गया यह जापान का अंतरिक्ष यान था जो 14 सितंबर 2007 ईस्वी को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड जो क्वेश्चन अब तक आपके जहाँ पूछे गए हैं हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली सेल के छोटे टुकड़ी का समूह को क्या कहा जाता है? तो फिर उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है ना। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में फिर ये सन का जो एक पट्टी है रूप में ऐसे सन का परिक्रमा करता है, ये सन हो गया फ्रेंड्स, है ना। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना। तो फिर वो मंगल और बृहस्पति के बीच ये फिर छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा जो इस तरह देखे होंगे सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमात है। ठीक है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास है वो 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टाने मलबे हैं। बिल्कुल सही, अभी जब देखना हम लोग, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये भी हम लोग जब देखें
पहला और दूसरा स्टेटमेंट फ्रेंड सही है। क्षुद्र ग्रह कक्षा जो बृहस्पति और शनि कक्षाओं के मध्य में नहीं फ्रेंड, क्षुद्र ग्रह की कक्षा जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच है, ना कि बृहस्पति शनि के। तो तीसरा गलत हो गया, 1 और 2 जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रहों और तथा धूमकेतुओं के बीच का अंतर होता है। तो फिर हम लोग एक एक करके टॉपिक देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं है ना, पेलेन पेलेनेटाइड है, ठीक है, जिसे ग्रहिकाएं कहते हैं ना, जबकि धूमकेतु जो है हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है क्षुद्र ग्रह जो है वो अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल ग्रह की है ना परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है ना, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तो ये गलत है। धूमकेतु लिखते हैं, धूमकेतु सौरमंडल निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं। छोटे छोटे खंड होते हैं, ये ग्रह के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है नाभि, दूसरा होता है कोमा, ठीक है, तीसरा होता है पूंछ, है ना। जब कोई चट्टान जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो जलने लगता है, तो जल के जो इस तरह का आकार बन जाता है उसे फिर धूमकेतु कहते हैं, या उल्का पिंड समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 3 भाग हो गया, नाभि, नाभि कोमा और ये नाभि हो गया, ये कोमा है, ये पूंछ हो गया, है फ्रेंड्स। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है, नाभि जो है धूमकेतु का केंद्र होता है, मतलब उल्का पिंड का केंद्र होता है, जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण ये जलने लगता है। ठीक है, नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं, ये नाभि के बादल जो है कोमा कहते हैं। ठीक है, नाभि का कोमा से निकलने वाली गैस और धूल जो पूंछ की आकार में ले लेता है ना, ये पूंछ का धूमकेतु है ना, आकार लेता है। धूमकेतु मुख्यतः जो कुइपर बेल्ट एवं ऊट क्वाड में पाया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह जो है पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड है जो सूर्य के परिक्रमण करते हैं। ठीक है, अधिकांशतः क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के होते हैं, है ना। धूमकेतु फिर किसी के बीच नहीं होता है, वो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है ना। अगला देखिए फिर, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुछ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। तो क्या था, तीसरा स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि धूमकेतु जो है वो शुक्र और बुध के बीच में नहीं होता है ना। धूमकेतु तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से ऐसा होता है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, आप लोग पढ़ लेंगे एक बार, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। उस हिसाब से ऑप्शन जो है वो 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु एवं उल्का पिंड से रिलेटेड आपके घटना चक्र पुस्तक में जितने क्वेश्चन है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दीप्त होते हैं, क्योंकि धूमकेतु के पुच्छ जो है वो सूर्य से परे होते हैं, मतलब सूर्य क्योंकि क्यों होता है ऐसा, तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर जो है वो भेज दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, धूमकेतु में सामान्यतः 2 पुच्छ होते हैं, एक धूलकण से युक्त, दूसरा होता है आयोनाइज्ड होता है। ठीक है, दोनों की उत्पत्ति जो वो कोमा से होती है, जो कि क्या होता है, वो केंद्र होता है। ठीक है, विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती है और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती है, जबकि धूल कणों से युक्त पूंछ जो है सौर से उत्पन्न विकिरण दबाव से आगे बढ़ती है। क्या, तो विकल्प सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया, तो फिर वो जो है बृहस्पति ग्रह से टकराया था, है ना, 24 मार्च 1923 सॉरी 1993 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्का है, तो उल्का क्या है फिर, वो बाह्य अंतरिक्ष से, है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाला द्रव का अंश जो है वो क्या है, उल्का है। उल्का आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की चमकीली, है ना, चमकती हुई चमकीली लकीर जो है वो सदृश होते हैं, जिसे जिससे जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से यह चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग विश्व का भूगोल में हम लोग ब्रह्मांड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसपे हम लोग ने सभी ग्रहों पर डिस्कस कर लिया, और उससे रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन है, जब तक आपके यहाँ पूछे गए उन सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो।